पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टेंस और टेंस के प्रकार। टेंस क्या है इसकी डेफिनेशन बताया था। टेंस कितने प्रकार के हैं वो सारे प्रकार आपको बताए थे और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो हमारी टेंस की होगी। टेंस की पूरी सीरीज़ में लेकर के आऊँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक पूरी सीरीज़ चलेगी और जब तक टेंस आपको मैं सिखा नहीं दूंगा, पढ़ा नहीं दूंगा, टेंस की सीरीज़ बंद होने वाली नहीं है। उसी क्रम में आज मैं लेकर के आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके प्रकार, इसके अंतर्गत आने वाले सारे सेंटेंस फार्मूला सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको मैं इस तरह से ट्रांसलेशन बताऊँगा कि फिर आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शर्त बस इतनी है कि आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। जितने फार्मूले हैं इसे अपने कॉपी पर नोट करते चलें और एक्सरसाइज करते चलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार है। आइए मैं इसको आपको समझाता हूँ और इसका ट्रांसलेशन करने का तरीका फार्मूला सहित बताता हूँ। इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल। इसके अंतर्गत ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनके द्वारा यह पता चलता है कि कार्य तो हो रहा है, लेकिन कार्य कब से हो रहा है, कब तक होगा, यह समय इसमें निर्धारित नहीं होता है। अतः इसी कारण इसे अनिश्चित वर्तमान काल कहा जाता है। काम होने का समय, काम प्रारंभ होने का, काम खत्म होने का कोई समय इसमें नहीं दिया जाता है, इसकी कोई जिक्र नहीं होती है। तो आइए मैं इसके पहचान को देखता हूँ, इसे आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। इसके लिए कुछ जो हिंदी वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये आदि शब्द आते हैं। इफ़ यू फाइंड ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ एंड द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस, देन you can easily identify that is a present indefinite tense। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी पूरे प्रेजेंट में दो प्रकार के सब्जेक्ट मिलेंगे। पहला मिलेगा आई, बी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, और दूसरा मिलेगा ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट। दोनों के साथ में वर्ब यूज़ करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है, उसे हम अलग अलग लिख दिए हैं, अलग अलग फार्मूले में शिफ्ट करके देखेंगे। पहले हम देखते हैं आई, बी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब लगता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, फिर वर्ब लिखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर अगर दिया गया है अदर वर्ड तो अदर वर्ड इसमें हम लिखेंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको इस फार्मूले में शिफ्ट करके देखता हूँ और सिखाता हूँ कि कैसे आसानी से आपको ट्रांसलेशन बनाना आ गया। क्योंकि मेरा ध्येय है कि मैं आपको अंग्रेज़ी सिखाऊंगा, स्मार्ट बनाऊंगा। अंग्रेज़ी सीखें, स्मार्ट बने, अंग्रेज़ी लिखें, अंग्रेज़ी पढ़ें, अंग्रेज़ी बोलें। इसके लिए तत्पर है हमारा चैनल सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए सारी वीडियो। आपके ऐसा करने से हमको ऊर्जा मिलेगी और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। आइए ट्रांसलेशन करके देखते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सीधा मतलब आप देखिए इसमें सब्जेक्ट भी है, काम भी हो रहा है, काम करने वाला भी है, किसके साथ काम हो रहा है ये भी दिया गया है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कौन होता है। किसी सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाए या कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के स्थान पर लिखूँगा आई, क्योंकि मैं की अंग्रेजी होती है आई। तो ये आई हो गया। फिर इसके बाद में हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पर है पढ़ाना, पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, तो यहाँ पर लिखेंगे टीच, आई टीच। अब क्या है, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो अंग्रेजी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई टीच इंग्लिश। ओके, आई टीच इंग्लिश, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब अदर वर्ड यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं था, तो नहीं लिखा, होगा तो लिखेंगे। दूसरा देखेंगे राजेश अंग्रेजी पढ़ता
है, इसको भी पढ़ाता है कर लूँ तो दोनों एक जैसे सेंटेंस हो जाएंगे। राजेश अंग्रेजी पढ़ाता है। अब यहाँ पर देखिए राजेश सब्जेक्ट हो गया, तो राजेश कोई नाम है, नाम के साथ क्या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और यस या यस वर्ब में लगाते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखना यह है कि थोड़ा सा समझ लीजिए कि वर्ब में एस या यस कब लगाते हैं। तो इसके लिए आपको जानना है कि अगर कोई वर्ब दी गई है और इस वर्ब का लास्ट लेटर, जैसे मान लिया मैंने लिखा गो, ये लास्ट लेटर अगर वोवेल है, ए आई ई ओ यू, इसमें से कुछ भी है यानी वोवेल हो, तो इसके लिए लगाते हैं ई एस, ठीक है ना। इसके अलावा अगर किसी वर्ब में सी एच आता है तो इसके लिए भी हम लगाते हैं ई एस, जैसे टीच, सी एच आया तो ए एस लगाते हैं। और जिन वर्ब्स के लास्ट में लिखा हो क्या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर आए तो इसके लिए लगाते हैं हम एस। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। राजेश अंग्रेजी पढ़ाता है तो सब्जेक्ट यहाँ कौन है, राजेश है, राजेश। अब हो गया राजेश सब्जेक्ट, और वर्ब क्या लिखेंगे, पढ़ाता, पढ़ाता की अंग्रेजी मैंने बताया था टीच होती है, टीच। अब यहाँ पर हम यस लगाएंगे कि यस, तो सी एच है तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, तो हो गया टीच। राजेश टीच क्या, इंग्लिश। राजेश अंग्रेजी पढ़ाता है। इसी तरह से मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई द काइट, मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मोहन आम खाता है, मोहन एट्स द मैंगो। श्यामा खाना बनाती है, श्यामा कुक्स द फूड। ऐसे सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के। वो चारों प्रकार के कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। ठीक ऐसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन का। आइए वो चारों प्रकार के सेंटेंस बना करके फार्मूले के साथ हम देखते हैं और सिखाते हैं आपको बेहतरीन तरीका ट्रांसलेशन करने का। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश अपना बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको फार्मूले के साथ में ट्रांसलेशन करते करते इतना एक्सरसाइज करना है कि आप देखते ही किसी सेंटेंस को ट्रांसलेशन कर लें। इसके लिए आपको रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, और यदि आपने रूल्स को फॉलो किया, आपने सारे वर्ब्स को समझ लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को समझ लिया, उसके प्लेस को समझ लिया, तो ये सारा ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। और जब आपका ट्रांसलेशन आसान हो जाएगा, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजिली। तो आइए हम इसके प्रकार को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसे मैं बताने वाला हूँ। 3 प्रकार का सेंटेंस यहाँ लिख दिया है, 1 प्रकार का अभी आगे लिखूँगा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। आइए हम इस सेंटेंस को समझते हैं और इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। यू नो यस नो टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर यस या नो में मिलता है। दूसरा डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हमें पूरी बात कह कर देना पड़ता है या पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम समझ लेते हैं, हिंदी के ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या लगा होगा, तो वो यस नो टाइप का क्वेश्चन होगा। और हिंदी वाक्यों के अंत में अगर क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो समझ लो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, इसकी अंग्रेजी पहले बनी होगी। हिंदी में क्या होगा, इसमें हिंदी के शब्द बीच में आएंगे, ये अंतर होता है। और देखिएगा जो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो क्या शब्द लिखा होता है इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं बनती है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई होती है उसे ही हम बाहर लिख देते हैं। जो अगला है वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
वो फार्मूला सारा यही होगा, उसमें सिर्फ नॉट लग जाता है, उसे मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ पहला लिखा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने की बात को स्वीकार किया गया है, वह वाक्य स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं। इसमें फार्मूला में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं। मैंने आपको भी सब्जेक्ट के साथ में किसके साथ यस किसके साथ ईएस लगेगा बताया है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट और लिखा है अदर वर्ड। मैं इन सब चीज़ों को शिफ्ट करके बताता हूँ। अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं, लिखा है माया एक मधुर गीत गाती है, तो इसको हम इस फार्मूले में शिफ्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है माया, तो हम यहाँ लिखेंगे माया। अब क्या है, वर्ब लिखेंगे और वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे क्योंकि यहाँ माया सिंगुलर है या कोई नाम है, तो नाम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर वर्ब क्या है, तो वर्ब है गाना, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंग। अब माया है तो माया के साथ लगाएंगे एस, सिंग्स हो जाएगा। माया सिंग्स क्या गाती है, अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत गाती है। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। अदर वर्ड आया होता तो हम अदर वर्ड भी लिखते। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिसमें कार्य के ना होने की बात की जाती है। वाक्यों के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग होता है या ना शब्द का प्रयोग होता है या मत शब्द का प्रयोग होता है, तो जिससे किसी कार्य के ना होने का बोध हो ऐसे शब्द आते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे। मैं एक मधुर गीत नहीं गाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसको भी हम फार्मूले में शिफ्ट करके देखते हैं। सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं की अंग्रेजी आई बनाएंगे, और आई बी यू दे के साथ में क्या लगता है, आई बी यू दे के साथ में क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। तो हम सीधा लिखेंगे आई डू नॉट या डोंट, आई डू नॉट या आई डोंट। क्या वर्ब यहाँ क्या है, सिंग, आई डोंट सिंग क्या, अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर हो गया मैं की इंग्लिश आई लिख दिया, नहीं गाता हूँ डोंट सिंग हो गया, एक मधुर गीत का हो गया आ स्वीट सॉन्ग। तो इस तरह से हो गया आपका एग्जाम्पल। दूसरा यहाँ पर देखिए डू नॉट का यूज हुआ है, हम दूसरा बताते हैं जिसमें डज नॉट का यूज होगा। वो एक मधुर गीत नहीं गाती है, तो सीधा लिखेंगे सब्जेक्ट सी। पुरुष के लिए अगर वह प्रयोग हुआ है तो ही, और स्त्री के लिए वह का प्रयोग हुआ है तो सी। तो सी के साथ क्या आएगा, डज नॉट आएगा, सी के साथ आएगा डज नॉट। सी डज नॉट, फिर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सी डज नॉट सिंग आ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। इधर मैं लिख के बताए दे रहा हूँ, आई बी यू दे, और प्लूरल के साथ में लगेगा डू नॉट, और उसके बाद अदर जितने सब्जेक्ट होंगे सबके साथ लगेगा डज नॉट। यहाँ पे मान लो ही सी इट, और सिंगुलर के साथ में लगेगा डज नॉट। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अगला हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दो प्रकार से करते हैं, मैंने आपको बताया, एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या वो एक मधुर गीत गाती है। फार्मूला इसका जो होता है डू डस बाहर हो जाएगा क्योंकि क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बनती है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी कंपलसरी हियर, विदाउट क्वेश्चन मार्क दैट सेंटेंस इज़ नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखे हैं, क्या वो एक मधुर गीत गाती है। तो देखिए वह लिखा हुआ है, तुरंत आप समझ जाइए वह के साथ क्या लगता है, डस लगता है। तो सीधा सबसे पहले हम लिखेंगे डस, क्योंकि मैंने बताया ना डू और डज में से एक लिखेंगे। डस सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, गाती है, तो सी लिखेंगे। डज सी, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, डज सी सिंग, तो डज सी सिंग आ, बाकी वही स्वीट सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क, डज सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ये हो गया आपका एस नो टाइप क्वेश्चन। मैंने भी बताया कि एस नो टाइप ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है।
WH टाइप क्वेश्चन जो है इसमें कब कहाँ कौन कैसे जो सेंटेंस के बीच में आता है उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाते हैं, फिर वही डू डज का प्रयोग करते हैं जो अभी आपने ऊँचे किया है, फिर बाकी वही प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं। वो एक मधुर गीत क्यों गाती है। अब देखिए क्यों शब्द बीच में आ गया है, ता है, ती है, ते है आया है, तो इसका मतलब सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसा सेंटेंस, WH टाइप क्वेश्चन है। तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, वो एक मधुर गीत गाती है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी वाई, और फिर वह के साथ में डज का प्रयोग होता है तो डज लिखेंगे पहले। वाई डज सी सिंग आ स्वीट सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब इसके बाद में बचा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसको भी देख करके, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा सेंटेंस यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। अब हम देखेंगे चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और किसी काम के न होने की भी बात की जाएगी। ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप होता है, दूसरा WH टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें और अभी आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था उसमें उसके फार्मूले में सिर्फ नाट का फ़र्क है। इसमें नाट लगा हुआ है, उसमें नाट नहीं था। इसमें नाट बढ़ा देना है, उसमें नाट नहीं लगाया था। इतना सा अंतर है, इसको भी आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ, क्या मोहन एक किताब नहीं पढ़ता है। तो सीधा मैंने आपको बताया यहाँ पर कि क्या की अंग्रेजी आपको नहीं बनाना है। मोहन एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर है, तो इसके साथ डज का प्रयोग होता है, तो ये डज हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो डज, फिर सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, क्योंकि मोहन के बारे में कहा गया है, तो डज मोहन। अब इसके बाद में क्या है, नाट यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नाट। डज मोहन नाट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ना, तो यहाँ पर पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। डज मोहन नाट रीड। अब क्या है, एक किताब, तो आ बुक लिखेंगे। ये बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गया डज मोहन नाट रीड अ बुक। ये हो गया यस नो टाइप का क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं WH टाइप क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें जो कब कहाँ कौन कैसे शब्द आता है हिंदी वाक्यों के बीच में आता है, इसकी अंग्रेजी बनती है, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। बाकी सेम टू सेम हम ऊंचे वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे मोहन एक किताब क्यों नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, व्हाई। व्हाई। अब मोहन के साथ क्या लगाएंगे, डज। अब देखिए यहाँ डज लगा है, पूरा यही रिपीट कर देंगे। व्हाई डज मोहन नॉट रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया WH टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके जो सारे सेंटेंस होते हैं, सारे सेंटेंस का फार्मूला सहित आपको बताया है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से सारे फार्मूले लिख करके कोई बताता होगा। यदि आपने मन लगा करके इस वीडियो को देखा और सीखा और नोट्स बना लिया, तो फिर आप ट्रांसलेशन में सबसे आगे जाएंगे। आपको कोई ट्रांसलेशन में पिछाड़ नहीं पाएगा, आपका ट्रांसलेशन बेहतर होगा। और जब आपका ट्रांसलेशन बेहतर होगा तो आप अंग्रेजी फर्राटेदार बोल सकते हैं। फिर आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो गया है जो आपको बनाता है बेहतर। नीचे कुछ SW दिया गया है, ये होमवर्क है, इसको बैठ करके करिएगा। और इसके बाद में हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में लेकर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर कोई प्रकार की दिक्कत आपको आती है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।